हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के मशहूर ऐसे नॉवल की, जिसका टाइटल है अ रूम ऑफ वन्स ओन। ये 24 अक्टूबर 1929 में पब्लिश हुआ था। वर्जीनिया वुल्फ ने कैम्ब्रिज इंग्लैंड में विमेन एंड फिक्शन इस टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर किया था और बाद में ही इसे एक्सटेंड कर ऐसे नॉवल बना दिया गया। वर्जीनिया अपनी स्पीच की शुरुआत करती हैं, अपने लेक्चर की शुरुआत करती हैं और सबसे पहले कहती हैं अपने थॉट्स को बताते हुए कि एक लेडी राइट फिक्शन लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है मनी की और दूसरा है अ रूम ऑफ वन्स ओन, खुद का अपना कमरा। आगे वो हमें मैरी बेटन नाम की एक फिक्शनल कैरेक्टर से, एक नरेटर से इंट्रोड्यूस कराती हैं, जिसके थ्रू अब वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगी इस टॉपिक के ऊपर। अब वर्जीनिया शुरू करती हैं। मैरी, जो कि अपने विचारों में खोई हुई, एक जगह पहुंचती है और उसे एक कमाल का आइडिया आ रहा होता है। तभी कोई उसे इंटरप्ट करता है और उसे बताता है कि वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के लॉन में आ गई हैं, जहाँ पर महिलाएं अलाउड ही नहीं है और उन्हें वहाँ की लाइब्रेरी में जाना भी अलाउड नहीं है। ये सब सुनकर और इंटरप्शन के कारण वो अपना विचार जो उन्हें आया था वो भूल जाती हैं और फिर मैरी कैफ़े चली जाती है। जब वो कैफ़े जाती है, वहाँ के रिलैक्सिंग माहौल में उसे फिर से विचार आने लगते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, पर तभी एक कैट उसे डिस्टर्ब कर देती है। वैसे यहाँ पर जो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी बताई है वो एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है, तो इसे ध्यान में रखें। बाद में मैरी फर्नहिम जाती है, वो भी एक फिक्शनल कॉलेज है, जहाँ वो एज अ गेस्ट जाती है और अपनी फ्रेंड मैरी सैटन से मिलती है। मैरी सैटन मैरी बेटन को बताती है कि कैसे इस कॉलेज को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, कि इन लोगों के पास इतना पैसे या बजट नहीं है कि यहाँ पर अच्छा खासा मील भी सर्व हो सके, और अच्छा सोचने के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। फिर दोनों के दोनों इस बारे में भी चर्चा करती हैं कि अगर उनकी मदर्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो वो दोनों भी फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती, लग्जरी वाली लाइफ जी रही होती और सबकी मदद कर पाती। पर इस बात पर बैटन को ख्याल आता है, मैरी बैटन को ख्याल आता है कि शायद इसका मतलब ये है कि उनकी मदर्स के शायद बच्चे भी नहीं होते। आगे मैरी मैन, वेमेन, वेल्थ, इन टॉपिक्स के बारे में सोचते हुए लंदन में ब्रिटिश म्यूज़ियम घूम रही होती है और वो रियलाइज़ करती है कि कैसे कई सारी जो बुक्स हैं विमेंस के बारे में वो मेंस ने लिखी हैं, और शायद ही कोई, बड़ी मुश्किल से ही कोई किताब होगी जो किसी औरत ने आदमी के बारे में लिखी होगी। अब वो इस बारे में सोचने लगती है मैन उन्हें किताबों में किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। ये सोचते हुए वो किताब पर ड्रॉ करने लगती है, और वो क्या ड्रॉ करती है कि एक प्रोफेसर हैं, अपने काम पर हैं और बहुत ही गुस्से में हैं और फ्रस्ट्रेट हैं, और उन्होंने अपनी एक किताब पर काम कर रहे हैं और वो इसी गुस्से में विमेंस की इन्फीरियॉरिटी के ऊपर लिख रहे हैं। अब वो रियलाइज़ करती है कि शायद मेंस काफ़ी एंग्री होते हैं, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मेंस एंग्री होते क्यों हैं। आगे वो लंच करते हुए एक न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो रियलाइज़ करती है कि जो कोई भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ेगा उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इंग्लैंड में किस तरीके से पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेंस के पास सारा पैसा और पावर है। बाद में वो सोचती है कि क्या ये हो सकता है कि पावर ही एंगर का कारण हो। कहीं ये एंगर इस फियर से तो जेनरेट नहीं हुआ है कि कोई उनकी पावर कहीं छीन ना ले। सदियों से मेंस वेमेंस को इन्फीरियर दिखाकर खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। फिर मैरी अपना बिल पे करती है और इस बात से खुश होती है कि उसकी आंट ने उसके लिए जो इनहेरिटेंस छोड़ दी थी, इस बात पर वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि मैरी को लगता है कि पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। 1918 से पहले जो भी जॉब्स उपलब्ध थी, और सी जॉब महिलाओं के लिए, वो उन्हें किया करती थी और पहले पैसे कमाया करती थी। वो सब कर कर उसे एक रस्टेड सोल के जैसे महसूस होता था, लेकिन अब वो अपने खर्चे इस इनहेरिटेंस से निकाल सकती है और अब उसे ऐसा फील नहीं होता, इसीलिए अब उसको किसी के लिए हेट्रेड भी नहीं रही है। अब क्योंकि हमारी जो नरेटर है मैरी, वो ये पता नहीं कर पाई है कि विमेंस पुअर क्यों होती हैं, तो वो सोचने लगती है एलिजाबेथन इंग्लैंड के बारे में, और वो सोचती है कि उस जमाने में लिटरेचर में कोई भी राइटर, फीमेल राइटर क्यों नहीं थी। नरेटर को फर्म बिलीव है कि लिविंग कंडीशंस का और क्रिएटिविटी का आपस में कनेक्शन होता है।
और वो एक कमेंट के बारे में बताती है जिसमें कहा गया कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल राइटर्स हैं, वो कभी भी शेक्सपियर के जीनियस को मैच नहीं कर सकती। अब वो सोचती है कि सोचो, अगर शेक्सपियर की कोई इक्वली गिफ्टेड बहन, इक्वली टैलेंटेड बहन होती, मान लो उसका नाम जूडिथ है, तो शेक्सपियर की लाइफ क्या होती? ग्रामर स्कूल, शादी, थिएटर में काम करना एंड सो। पर शेक्सपियर की बहन की ज़िंदगी क्या होती? उसे स्कूल जाना अलाउड नहीं होता, उसकी टीनेज में शादी करा दी जाती, फिर वो लंदन भाग जाती, वहाँ पर भी उसे थिएटर में काम नहीं करने दिया जाता, उसके बाद उसका रेप किया जाता और फिर वो सुसाइड कर लेती। फिर नरेटर कहती है कि हाँ, वो अग्री करती है, शायद उस जमाने की किसी भी महिला के पास शेक्सपियर जैसा जीनियस नहीं होता, क्योंकि जीनियस बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर और अनएजुकेशन में नहीं हो सकता। वो मानती है कि हाँ, हो सकता है उस जमाने की कुछ महिलाओं में वो थोड़ा बहुत टैलेंट और वो सब चीज़ें रही भी होंगी, तो वो पेपर पे नहीं आ सकी होंगी। आगे नरेटा कहती है कि आर्ट बनाना मुश्किल होता है, आर्ट और मनी और प्राइवेसी भी तो कम है। उसके बाद मेंस का डिसएनकरेजमेंट इसे और हार्श बना देता है। बाद में वो कहती है कि शेक्सपियर जैसे जीनियस होने के लिए राइटर का माइंड इम्पर्सनल होना चाहिए, वो उसके खुद के कोई ग्रज, कोई है ना, किसी चीज़ को लेके स्पेसिफिक विचार काम पर नहीं हावी होने चाहिए, शो नहीं होने चाहिए। आगे नरेटर ओल्ड एरा की 2 एरिस्टोक्रेट महिलाओं के बारे में बात करती है, लेडी विंचेल्सी एंड डचेस मार्गरीट ऑफ न्यू कैसल, और एनालाइज करती है कि उनके काम फियर और आदमियों के हेट्रेड की वजह से काफ़ी डर लगते हैं। और वो डॉरेटी ऑसबॉर्न को भी एनालाइज करती है और कहती है कि उसने केवल लेटर्स लिखे थे और उसके पास एक गिफ्ट था, गॉड गिफ्टेड टैलेंट था लिखने का। आगे वो एफ्रा बेन के बारे में बात करती है और बोलती है, एक लेडी जो मिडिल क्लास परिवार से आई थी, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसने लिखना शुरू किया। वो नेक्स्ट फीमेल राइटर बताती है फ्री माइंड के, और उसकी अच्छी अर्निंग्स ने बाकी की महिलाओं को, लेडीज़ को लिखने के लिए इंस्पायर भी किया। आगे नरेटर 19th सेंचुरी की फीमेल राइटर्स के बारे में बात करती है और सोचती है कि वो केवल नॉवल ही क्यों लिखा करती थी और बाकी कुछ और क्यों नहीं लिखा करती थी। पर इस पे वो रियलाइज़ करती है क्योंकि उस जमाने की महिलाओं को ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता था और वो ऑब्जर्व करने में अच्छी होती थी, और नॉवल एक नया माध्यम था लिखने का, तो वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड भी कर सकती थी। आगे वो जेन ऑस्टिन और एमिली ब्रॉन्टी की तारीफ भी करती है कि वो दोनों ट्रूली विदाउट फियर लिखा करती थी और इसी की वजह से उनके जो वर्क्स हैं यूनिवर्सल बन गए। आगे वो कहती है कि शार्लेट ब्रॉन्टी और अच्छी राइटर हो सकती थी अगर वो मेंस के टुवर्ड उसकी हेट्रेड को खुद पर हावी नहीं होने देती। वो कहती हैं कि 19th सेंचुरी के जो नॉवेल्स हैं और वर्क्स हैं वो ज़्यादातर इस बात से भी सफ़र किए हैं कि कैसे उनके वर्क्स को सोसाइटी में फिट इन करना चाहिए, इस बात से, और जो ज़्यादातर कहानियाँ वगैरह हैं वो कैसे फिट इन करें। बट उन्हें लगता है कि लेडीज़ को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उन्हें अपना खुद का स्टाइल और तरीके बनाने चाहिए। वो जेन ऑस्टिन को इसके लिए प्रेज भी करती हैं। आगे नरेटर एक फिक्शनल नॉवल लाइफ एडवेंचर्स जिसे लिखा है मैरी कार्मिकेल ने, वो भी एक फिक्शनल राइटर है बाय द वे, उसके वर्क को एनालाइज करती है और उसमें फीमेल फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अप्रिशिएट करती है, क्योंकि पास्ट में कभी भी फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ भी लिखा ही नहीं गया और उन्हें ज़्यादातर फीमेल्स को ज़्यादातर एक लवर के रूप में ही दर्शाया गया है, शायद इसलिए क्योंकि मेंस ने ही विमेंस को पोर्ट्रे किया है। नरेटर मानती है कि एक जो जेंडर है वो दूसरे जेंडर के ऊपर लिखने में या नॉलेज रखने में उस किस तरीके से लिखें उसमें लिमिटेड ही हो सकता है। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों लिटरेचर में अलग अलग स्पॉट्स को फिल करते हैं, अपने अपने तरीके से लिखते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। उसको लगता है कि कार्मिकल को अभी काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसे लगता है कि 100 साल में राइटिंग काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है पैसे और रूम ऑफ वंस ओन की वजह से। आगे वो एक यंग मैन और वुमेन को टैक्सी में बैठते हुए देखती है, उसे यूनिटी स्मूथ करती है। उसका मानना है कि हर इंसान के दिमाग में 2 पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, और उसको लगता है कि ट्रूली हैप्पीनेस के लिए दोनों पार्ट्स को एक यूनिटी में रहना ज़रूरी है। एस टी कूलरिज का
एंड्रोगाइनस माइंड से इसी बात से मतलब था कि एक इंसान जो दोनों तरह की सद्भावनाओं को अच्छे से लिख सके, मेल और फीमेल पार्ट्स उसके दिमाग के हार्मनी में हो। नरेटर कहती है कि शेक्सपियर भी इसी एंड्रोगाइनी का एक मॉडल है। राइटर का मानना है कि आज के टाइम की बात की जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों लोग ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो चुके हैं। उसका मानना है कि अगर किसी राइटर का माइंड प्योरली मेल है या प्योरली फीमेल है तो राइटिंग उभर कर नहीं आ सकती। अब यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ बोलना शुरू करती हैं। वो मैरी बेटन का जो किस्सा सुना रही होती है अब वर्जीनिया हमारे 2 सवालों का जवाब देती हैं जो उन्हें लगता है कि मैरी बेटन की किस्सा सुनने के बाद, बातें सुनने के बाद लोग उनसे पूछेंगे। पहला, कि मेल और फीमेल्स की अलग अलग मेरिट्स के बारे में बात क्यों नहीं की गई, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात क्यों नहीं की गई। तो इसके जवाब में वो कहती हैं कि करनी भी नहीं चाहिए। वर्जीनिया आगे कहती हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देती हैं कि लोग मुझसे पूछेंगे कि मैरी जो है वो बहुत मटेरियलिस्टिक है और मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती है, जैसे कि पैसों को, अपने खुद के कमरों को। और वर्जीनिया कहती हैं कि इस बात में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। वो एक प्रोफेसर के व्यू को मेंशन करती हैं जिन्होंने लास्ट सेंचुरी के सारे ग्रेट पोइट्स को कंपेयर किया था, और उस प्रोफेसर ने एनालाइज किया था कि उन सब में राइटर्स में 3 को छोड़कर सारे राइटर्स पढ़े लिखे थे और कीट्स को छोड़कर सारे अमीर थे। तो वो कहती हैं कि इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि बिना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के एक अच्छा पोइट नहीं बना जा सकता, एक अच्छी पोइट्री नहीं आ सकती। अंत में वो विमेन राइटर के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करती हैं और कहती हैं कि अगर फ्यूचर में राइटर्स के पास मनी और प्राइवेसी आई फीमेल राइटर्स के पास, तो शायद जूडिथ शेक्सपियर का जन्म वापस हो सकता है। तो ये थी समरी ऑफ अ रूम ऑफ वन्स ओन। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।